बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं HSC होम यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजल हनीफ़। अरामको CSM अरामको के स्टैंडर्ड आज उनका हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। कुछ अरामको की जनरल थ्योरी हमने पढ़ी थी। जैसे कि लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि अरामको कब स्टार्ट हुई। अरामको का बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ा था, और उसी के साथ हमने CSM का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में कि CSM की ज़रूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी, और ये इसको कब स्टार्ट किया गया, और इसके कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से एडिशन हैं, और इसमें इसको किसने बनाया। और ये जब इसको फार्मूलेट किया गया 1974 में, उसके बाद इसकी कंप्लाइंस थी या इसकी जो एप्लीकेशन थी वो कैसी और कब कब आती रही। इसी तरह हम आज लेक्चर 3 में पढ़ने से पहले हम लेक्चर 2 को रीकैप करेंगे कि लेक्चर 2 में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, ताकि हमारा जो वो कनेक्शन है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लेक्चर 3 के साथ वो कायम रहे। तो लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था CSM जर्नल इन्फॉर्मेशन। इसमें जो CSM में कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन दी गई होती हैं, जैसे कि कुछ जर्नल रूल्स बताए गए होते हैं, वो क्या थे, किस तरह कंप्लाइंस करनी है साइट पे, कौन कौन से रूल्स, कैसे कैसे कंप्लाइंस होनी है उनकी, वो हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या चीज़ हैं, GIs जिसको बोलते हैं। जैसे कि अरामको के जो मेन एक्चुअल स्टैंडर्ड हैं जिनमें डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आती है, वो हैं जर्नल इंस्ट्रक्शंस। जो एक्चुअल में हमारा स्टैंडर्ड होता है वो जर्नल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और उसके बाद फिर हमने टॉपिक 3 पढ़ा था सेफ्टी एक्रोनिम्स क्या हैं, जो एब्रीविएशंस हैं जो हमें थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं CSM में, फिर हमने वो पढ़े थे। उसके बाद हमने टॉपिक 4 में पढ़ा था एमरजेंसी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, एमरजेंसी प्लान क्या होता है, रिस्पांस प्लान क्या होता है, ERP जिसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, फिर एमरजेंसी को हमने रिस्पांस कैसे करना है वो हमने पढ़ा था। टॉपिक 5 में हमने पढ़ा था साइट सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जो साइट सुपरवाइज़र था ये कंस्ट्रक्शन की तरफ से जो ओवरऑल साइट का सुपरवाइज़र होता है उसकी बात हो रही थी, इसके सेफ्टी वाले सुपरवाइज़र की बात नहीं हो रही थी। तो इसी तरह हम लेक्चर 3 में देखते हैं कि हमारा आज का कौन सा कंटेंट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं। लेक्चर 3 में ये CSM का वॉल्यूम 1 CSAR ही हम पढ़ रहे हैं अभी तक। इसका लेक्चर 1 भी इसी पर मुश्तमिल था, लेक्चर 2 भी, और लेक्चर आज 3 भी इसी पर मुश्तमिल है। तो लेक्चर 3 में हम देखेंगे सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कि साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र या मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहले हमने पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर का लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि साइट सुपरवाइज़र क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र और साइट सेफ्टी मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इसी तरह हम टॉपिक 2 पढ़ेंगे सेफ्टी ऑफिसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट सुपरवाइज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। पर्सनल जो कॉन्ट्रैक्टर के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो पढ़ेंगे। ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी चाहिए वो हम देखेंगे, कौन कौन सी स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, कौन कौन सी जनरल ट्रेनिंग है, कौन कौन सी ओरिएंटेशंस हैं जो चाहिए। कंपलसरी ट्रेनिंग फॉर सेफ्टी स्टाफ, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो सेफ्टी का जो स्टाफ होता है, जैसे सुपरवाइज़र हो गए, मैनेजर हो गए या सेफ्टी ऑफिसर हो गए, उनके लिए कौन सी ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मेडिकल रिक्वायरमेंट्स कि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं साइट पर स्टाफ के लिए। तो चले हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला टॉपिक, साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। द कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी मैनेजर सुपरवाइज़र साइट सेफ्टी सुपरिटेंडेंट सीनियर सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी कोऑर्डिनेटर आर इक्वलेंट पोजीशंस। जितने भी ये उसने डेजिग्नेशन मेंशन किए हैं उन सब की ये कंबाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। shall visibly demonstrate the priority of safety in all activities including setting up a good personal example and as follow। कि हमेशा मैनेजमेंट से हमको एक अच्छी एग्जांपल मिलती है, वो हमारे रोल मॉडल होते हैं, उनको खुद एक एग्जांपल के तौर पे पेश आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट है बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ फील्ड सेफ्टी ऑफिसर्स अंडर दी अथॉरिटी। जो उनके नीचे काम करते हैं सेफ्टी ऑफिसर, जो फील्ड में हर वक्त रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टाफ को, अपनी सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशंस को,
उनके ऊपर उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो हमेशा उनको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस उनके ऊपर सही होनी चाहिए। बी एम्पावर्ड इन राइटिंग टू स्टॉप देयर ओन वर्क, उनके पास पावर होनी चाहिए, राइटिंग में लिखा होना चाहिए, रिटर्न लिखा होना चाहिए उनके पास मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट की तरफ से कि अगर कोई ऐसा काम उनको अनसेफ नज़र आता है, देयर ओन वर्क एंड वर्क रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट दे डीम टू बी अनसेफ एंड टेक इमीडिएट करेक्टिव एक्शन एज नीडेड, कि काम को स्टॉप भी अगर उनको नज़र आ रहा है कि कोई काम अनसेफ कंडीशन नज़र आ रही है, कोई अनसेफ एक्ट नज़र आ रहा है, तो वो काम को स्टॉप करके उसको उसी तरह सेम टाइम इमीडिएट एक्शन लेके उसको करेक्टिव एक्शन देना होता है, जो जैसा भी करेक्टिव एक्शन वहाँ पे नीडेड हो, ये उनके पास पावर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी CSSP, HIP एंड CSM। ये डॉक्यूमेंट जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रूल्स और रेगुलेशन जो इनमें लिखे हुए हैं वो उनको लाजमी पता होना चाहिए। कंडक्ट सेफ्टी किक ऑफ मीटिंग्स विद सब कॉन्ट्रैक्टर्स टू एक्सप्लेन साइट स्पेसिफिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, कि जब वो प्रोजेक्ट शुरू होता है या जब वो सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो उनको मीटिंग्स के दौरान अपने जो सेफ्टी रूल्स हैं या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड, वो उनको बताई जाएं और उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो भी उनको एक्सप्लेन किया जाए। एंश्योर ऑल कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल अटेंड साइट सेफ्टी ओरिएंटेशन एंड एप्लीकेबल ट्रेनिंग एज ट्रेनिंग मैट्रिक्स। जो अरामको का ट्रेनिंग मैट्रिक्स मिलता है उसके हिसाब से सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। कम्युनिकेट सेफ्टी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर वर्कफोर्स। जो सेफ्टी के जो रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, उनको अच्छे तरीके से सबको, कॉन्ट्रैक्टर हो या सब कॉन्ट्रैक्टर हो, उनको कम्युनिकेट किया जाए। पीरियडिकली इंस्पेक्ट द वर्क साइट। जो मैनेजमेंट है, जो सुपरवाइज़र है या जो मैनेजर है, उसको बाकायदा साइट पे आकर विज़िट करना चाहिए, पीरियडिक विज़िट करना चाहिए, चाहे दिन में एक बार आए, चाहे वीक में 2 बार 3 बार, एक पीरियडिक विज़िट होना चाहिए उसका। एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू करेक्ट डेफिशिएंसीज, कि वो अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो वहाँ पे उनको रिकमेंड करे, कोई डेफिशिएंसी नज़र आती है तो उसके अगेंस्ट उसको रिकमेंड करे एंड फॉलो अप, और उसको फॉलो अप भी करे, तब तक फॉलो अप करे जब तक उसका करेक्टिव एक्शन लेकर वो डेफिशिएंसी को रेक्टिफाई नहीं किया जाता। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ सेफ्टी मीटिंग्स, वो सेफ्टी मीटिंग में जाता है तो उसका रिकॉर्ड उसको रखना पड़ेगा। इंक्लूडिंग सेफ्टी एजेंडाज एंड पर्सनल अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं उनको बाकायदा उसके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, जो अटेंडेंस वहाँ पे लगती हैं, जो चीज़ वहाँ पे डिस्कस होती हैं, जो एजेंडाज वहाँ पे डिस्कस होते हैं, वो उन सब का रिकॉर्ड उनके पास रहना चाहिए। कीप ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ जॉब रिलेटेड इंजरीज, इलनेस, नियर मिस, फायर्स, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, प्रॉपर्टी डैमेज, क्रेन एंड हैवी इक्विपमेंट इंसिडेंट्स। ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको बाकायदा उन्होंने अपने रिकॉर्ड में रखना है। पार्टिसिपेट इन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, सेफ्टी मीटिंग्स, ड्रिल्स, ETC एंड कंडक्ट फैसिलिटेट सेफ्टी ट्रेनिंग सेशंस। अगर कोई ड्रिल होती है, कोई मीटिंग्स होती हैं साइट पे, तो उस पर भी उनको आके शामिल होना चाहिए। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी उनको शामिल होना चाहिए। एंश्योर जनरल सेफ्टी रूल्स आर प्रिंटेड इन लैंग्वेजेस। मुख्तलिफ़ किस्म की जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि अगर आप अरब कंट्री में काम कर रहे हैं तो अरबी में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी, जितने लोग आपके पास काम करते हैं जो भी नेशनैलिटी के, वो तमाम लैंग्वेज में जितने भी आपके सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रिंटेड होने चाहिए, ताकि हर बंदे को आसानी से पढ़ा जा सके। ये इन्होंने मेक श्योर करना है मैनेजमेंट ने। बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल एंड आर पोस्टेड इन एरिया वेयर दे आर क्लियरली विजिबल। तो उनको बाकायदा एक विजिबल प्लेस पे लगाना है। ये सब इंश्योर करना है मैनेजमेंट ने, सुपरवाइज़र ने या मैनेजर ने। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जो अरामको की तरफ से हैं वो कुछ स्पेसिफिक दी गई हैं, ये लिमिटेड नहीं है, लेकिन अरामको के जो स्टैंडर्ड हैं उनमें इन्हीं का जिक्र किया गया है, लेकिन इनको लिमिटेड ना समझा जाए, ये साइट के हिसाब से वेरी करती हैं। सेफ्टी ऑफिसर आर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव आर इक्वल इन पोजीशन।
shall visibly demonstrate the priority of safety in all activities including setting up a good personal example and as follows. तो क्या है, बी एम्पावर्ड इन राइटिंग बाय देयर मैनेजमेंट, कि उनको लिखा हुआ उनको एम्पावर्ड किया जाए कि वो मैनेजमेंट टू स्टॉप देयर ओन वर्क एंड वर्क रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट दे डीम टू बी अनसेफ एंड टेक इमीडिएट करेक्टिव रिएक्शन, कि अगर वो देखें कि कोई भी काम अनसेफ नज़र आ रहा है या अनसेफ कंडीशन नज़र आ रही है या अनसेफ एक्ट नज़र आ रहा है, तो वो उसी टाइम वो उसको स्टॉप कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन निकाल के, करेक्टिव एक्शन दे के उसको रेक्टिफाई करके फिर उसको अलाउ कर सकते हैं। ये उनके पास रिटर्न एम्पावर होनी चाहिए, वो एम्पावर्ड हों, उनके पास रिटर्न अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, अंडरस्टैंड दी सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट ऑफ CSSP, HIP एंड CSM। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये सब उनको याद होने चाहिए। इसी में ही ये जो 3 डॉक्यूमेंट हैं इसमें तमाम अरामको के स्टैंडर्ड और रूल्स एंड रेगुलेशन लोकल बॉडीज़ के ये सारे इन 3 डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो उनको इन सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो साइट पे इनको इम्प्लीमेंट कर सकें। कम्युनिकेट सेफ्टी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, कम्युनिकेट करें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सबके साथ। पीरियडिकली इंस्पेक्ट द वर्क साइट, रिपोर्ट एनी अनसेफ एक्ट कंडीशन टू द सुपरवाइज़र। अगर कोई भी साइट पे अनसेफ एक्ट नज़र आता है या कंडीशन नज़र आती है तो फ़ौरन इमीडिएट वो सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करें और उसको रेक्टिफाई करें, और उनका पीरियडिक इंस्पेक्ट करना लाजमी है। नेक्स्ट है जी, प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू करेक्ट डेफिशिएंसीज। अगर कोई डेफिशिएंसी नज़र आती है तो उसको उन्होंने बाकायदा रिकमेंडेशन देनी है उसके अगेंस्ट। वहाँ पे जो अगर किसी की तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से या सब कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर की तरफ से कोई डेफिशिएंसी नज़र आती है तो उस डेफिशिएंसी के अगेंस्ट उन्होंने पहले वहाँ पे उनको ब्रीफ करना है कि अगर आप ये काम इस तरह करेंगे तो ये सेफ़ है, लेकिन जिस तरह आप कर रहे हो ये अनसेफ है। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉलो अप द इंश्योर करेक्टिव एक्शन हैज़ बिन टेकन, और जब तक करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाता तब तक उनको फॉलो अप भी करना है वहाँ पे। पार्टिसिपेट इन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस, सेफ्टी मीटिंग्स, ड्रिल्स ETC एक्स्ट्रा एंड कंडक्ट फैसिलिटेट सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन। पार्टिसिपेट उनको करना है जी इन्वेस्टिगेशन में, जो अगर कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो पार्टिसिपेट हों बाकायदा, उनको शामिल किया जाए, और उसके बाद सेफ्टी मीटिंग्स में उनको शामिल किया जाए, जो ड्रिल्स होती हैं उनमें शामिल किया जाए, और अगर कोई ट्रेनिंग सेशन साइट पे कंडक्ट होता है तो वो उसमें उनका हिस्सा होना लाजमी है, उनका शामिल होना लाजमी है। नीचे नोट है जी, सेफ्टी स्टाफ पर्सनल शैल नॉट बी असाइंड ड्यूल रोल्स। सेफ्टी स्टाफ जो है स्पेशली जो साइट रिप्रेजेंटेटिव है वो ओनली एक टाइम में एक ही जॉब कर सकता है, 2 जॉब्स नहीं कर सकता। 2 जॉब से एग्जांपल मुराद ये है कि एग्जांपल इस तरह लिख सकते हैं आपके, एक जो सेफ्टी ऑफिसर है वो साइट सेफ्टी ऑफिसर भी है, रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो उसके साथ वो फर्स्ट एडर भी है। तो वो फर्स्ट एडर स्पेसिफाइड फर्स्ट एडर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एडर के लिए उनको अलहदा से सेपरेट एक फर्स्ट एडर रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी इक्विपमेंट सुपरवाइज़र। इक्विपमेंट सुपरवाइज़र क्या होता है कि जो साइट पे आपके इक्विपमेंट यूज़ हो रहे होते हैं उन सब इक्विपमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उनकी देखभाल करने वाला, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे चाहिए, कौन से इक्विपमेंट में क्या क्या डेफिशिएंसी है, उसको कैसे, उसकी मेंटेनेंस कब और कैसे करनी है, वो तमाम इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखने वाला एक सुपरवाइज़र होता है, उसको कहते हैं इक्विपमेंट सुपरवाइज़र। उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसा कि अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन सेफ्टी मीटिंग्स में उसको बैठना चाहिए ताकि उसको पता हो कि इक्विपमेंट के रिलेटेड जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। वेरीफाई इक्विपमेंट ऑपरेटर्स आर सर्टिफाइड एज रिक्वायर्ड बाय सऊदी अरामको। जो ऑपरेटर काम करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, उनको जो अरामको की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग्स की, वो उनको वेरीफाई करे उसके पास हैं या नहीं हैं। एंश्योर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ GI 7.024 थ्रू GI 7.031 एज एप्लीकेबल। ये जो 7.024 और 7.031 है, इसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं वो सारे इक्विपमेंट के रिलेटेड और सर्टिफिकेशन के रिलेटेड हैं, वो सारे उसके ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए, उनकी कंप्लायंस उसको इंश्योर करनी है।
फिर है एंश्योर हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पावर टूल्स आर रेटेड एट 110 वोल्ट्स। 110 वोल्ट्स ये जो हमारे पावर टूल यूज़ होते हैं उनको जो उनकी जो रेटेड कैपेसिटी होती है वो 110 वोल्ट्स की होती है। इसको ये वेरी भी होती है इक्विपमेंट के हिसाब से। जो पावर टूल्स नए आते हैं, जैसे कभी के मकीटा के टूल्स अभी नए आ रहे हैं, ग्राइंडर्स नई आ रही हैं, उसमें ये 240 220 ये, और फिर फेज़ का 3 फेज़ का भी हिसाब होता है, 1 फेज़ का भी हिसाब होता है। ये सारी उसको जो एप्लीकेशंस हैं इंश्योर करनी है। फिर उसको इंश्योर टूल्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल्स आर यूज्ड एंड इंश्योर होम मेड टूल्स आर प्रोहिबिटेड। जो टूल्स यूज़ करने हैं वो बाकायदा आप उसको कैलिब्रेटेड टूल्स यूज़ करने हैं, फिर एज़ पर स्टैंडर्ड टूल यूज़ करने हैं, कोई हैंडमेड या होममेड टूल यूज़ नहीं करना। ये उसको इंश्योर करना है। कौन सा टूल कहाँ पे चाहिए और कहाँ से लेके आना, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। इंश्योर पीरियोडिक टेस्ट इंस्पेक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट आर कैरीड आउट व्हेन ड्यू एंड रिकॉर्ड आर प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड अवेलेबल फॉर रिव्यू बाय द सेपो। कि ये जितने भी रिकॉर्ड हैं मेंटेनेंस वगैरह के, ये सब उसको कैरी आउट करना और उसको अपने पास रखने हैं। जितने भी टेस्ट इंस्पेक्शंस हैं वो सब उसको कंडक्ट करवानी है। उसके बाद इंश्योर इक्विपमेंट डिफेक्ट्स आर प्रॉम्प्टली रिपेयर्ड एंड डिफेक्टिव इक्विपमेंट इज़ इमीडिएटली रेड टैग्ड एंड रिमूव्ड फॉर सर्विस आर डिस्कार्डेड डिस्ट्रॉयड। अगर कोई इक्विपमेंट के ऊपर मेंटेनेंस आ गई है या कोई डेफिशिएंसी आ गया तो उसको रिपेयर कराना इमीडिएटली उसका काम है। और उसके ऊपर रेड टैग लगाने का मतलब यह है कि अगर उसकी मेंटेनेंस में डिले है या रिपेयरिंग में डिले है तो उसके ऊपर टैग लगा दिया जाए ताकि कोई बंदा उसको यूज़ ना कर सके। और ये उसका काम है कि अगर वो मेंटेन करने वाला है तो मेंटेन करके उसको दोबारा साइड पे अलाउ करे, अदरवाइज़ उसको वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ से रिमूव कर दे। ये इक्विपमेंट सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज़ हों या सब कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज़ हों, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो वर्कर्स हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसा कि बी एम्पावर्ड इन राइटिंग टू स्टॉप देयर ओन वर्क रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट दे डीम टू बी अनसेफ विदाउट फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन। ये कोई भी मतलब ये रिट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई भी बदले या इंतकाम का जो जहन होता है उससे बिना, उसके रिगार्डलेस ऑफ रिट्रीब्यूशन। यानी कि ये नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा। ये जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं थ्रू आउट, हमें तमाम रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये जो एक लाइन है कि बी एम्पावर्ड इन राइटिंग टू स्टॉप देयर ओन वर्क रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट दे डीम टू बी अनसेफ। यानी जो काम को स्टॉप करने की अथॉरिटी है वो हर बंदे के पास है, चाहे वर्कर है, मैनेजर है, सुपरवाइज़र है। लेकिन तब अगर वो देखे कि अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट हो रहा है तो इसमें कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बंदा है कि वहाँ पे काम स्टॉप करे। ये कोई भी बंदा काम स्टॉप कर सकता है अगर उसको समझ आ रही है कि ये एज़ पर अगेंस्ट द रूल है या इसमें कोई नॉन कंप्लाइंस हो रही है तो वो काम को स्टॉप कर सकता है और बिना किसी बदले के, बिना किसी की इंतकाम के। इमीडिएटली रिपोर्ट ऑल इंसिडेंट ऑफ आर हेजिडियस कंडीशंस टू दी सुपरवाइज़र। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है साइड पे, इंसिडेंट हो जाता है तो वो फ़ौरन अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करे। नेवर डेंजर देमसेल्व्स आर देयर फेलो वर्कर्स इंक्लूडिंग रिफ्रेनिंग फ्रॉम हॉर्स प्ले। ये हॉर्स प्ले मतलब कोई भी आप किसी टूल के साथ आप मंकी प्ले करते हो, जैसे कि मजाक करना या उसको गलत यूज़ करना, इस तरह के कोई भी काम नहीं होने चाहिए और उसको अपना और अपने साथ वाले वर्कर का भी ख्याल रखना है। टेक एंड पास रिक्वायर्ड जॉब स्किल्स क्राफ्ट ट्रेनिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स। जो उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं, जो उसकी जॉब ट्रेनिंग्स हैं, वो उसको उसका एग्ज़ाम होना चाहिए, उसमें उसको पास होना चाहिए, उस क्राइटेरिया के ऊपर वो पूरा उतरना चाहिए। अंडरस्टैंड सेफ्टी रूल्स, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस एंड फॉलो स्पेशल सेफ्टी प्रिकॉशंस। जैसे का एग्जांपल दे रहा है वो इन सऊदी अरामको रेस्ट्रिक्टेड एरिया। जो सऊदी अरामको का रेस्ट्रिक्टेड एरिया आपको पता है कि जो भी अरामको की जो प्रेमिसेस है, जो कि जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि जो भी इनर्जाइज्ड लाइंस हैं, जैसे पाइपलाइंस होती हैं, उनसे जो 23 मीटर का जो एरिया होता है उसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद आगे वीडियोस में आ जाएंगी, आपको पता चल जाएंगी। तो उसको सेफ्टी रूल्स का पता होना चाहिए, जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं साइड पे वो सारे जो अरामको के स्टैंडर्ड हैं उनका उसको आइडिया होना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उसके अगेंस्ट ना जा सके।
प्रॉपरली यूज़ द करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो काम वो करना चाहता है उसी के मुताबिक टूल चूज़ करे, कोई गलत टूल गलत काम के लिए चूज़ ना करे और ना ही टूल का गलत इस्तेमाल करे। कीप टूल्स इन गुड कंडीशन एंड रिपेयर, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो टूल्स को प्रॉपर सही तरीके से यूज़ करे और उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने के बाद रखे, और अगर इसमें कोई रिपेयर है तो फ़ौरन उसको मेंटेनेंस वाले को बता के इसको रिपेयर करवाया जाए। प्रॉपरली यूज्ड द करेक्ट पीपीईज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि उसने प्रॉपर पीपीईज यूज़ करने हैं, उसमें कोई उसकी कोताही नहीं होनी चाहिए, उसको पीपीईज का पता होना चाहिए और उसने वो प्रॉपर एज़ पर जॉब यूज़ करने हैं। अगर कोई स्पेसिफिक पीपीज हैं वो भी उसने यूज़ करने हैं। नेवर रिमूव, मॉडिफाई आर अब्यूज़ सेफ्टी डिवाइसेस, इक्विपमेंट एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़, कभी भी मिस यूज़ नहीं करना है किसी भी सेफ्टी डिवाइसेस का या किसी भी फैसिलिटी का। स्पेशली वो कहता है नेवर रिमूव, मॉडिफाई आर अब्यूज़ सेफ्टी डिवाइसेस। अब्यूज़ सेफ्टी डिवाइसेस या रिमूव या मॉडिफाई का मतलब ये है कि सेफ्टी डिवाइस कोई भी अगर लगी है, जैसे कि डेड मैन स्विच लगा हुआ है पावर टूल्स के ऊपर, या हम अगर दूसरी बात करें फायर अलार्म लगा हुआ है तो फायर अलार्म को डिसेबल कर देना, ये अब्यूज़ के मायने में आता है, मॉडिफाई के यूज़ मायने में आता है कि आप इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट को ताकि आपको ये चीज़ काम ना करना पड़े, या अगर आप फायर अलार्म को डिसेबल कर रहे हैं तो ये सेफ्टी अब्यूज़ कर रहे हैं आप। तो इक्विपमेंट को भी इसी तरह वेलफेयर फैसिलिटीज़ जो हैं उनका भी मिसयूज़ नहीं करना आप। ये इक्विपमेंट ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कंपनी उसको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है तो उसका ख्याल रखना है। अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन सेफ्टी मीटिंग्स, टीबीटीज़ जो होती हैं उसमें उसको लाजमी शामिल होना चाहिए। जो साइट पे सेफ्टी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें लाजमी उसको मौजूद होना चाहिए। ओबे पोस्टेड वार्निंग साइन, और जितने भी वार्निंग साइन लगे होते हैं साइट पे उन सबको ओबे करना है उसको। उसकी अपनी लैंग्वेज में अगर नहीं समझ आते तो उसको जो उसकी लैंग्वेज है वो बताए, उसकी लैंग्वेज में वहाँ पे पोस्ट किए जाएंगे और उनका उसको ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस, कि ट्रेनिंग कौन कौन सी चाहिए और सर्टिफिकेशन कौन कौन सी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स shall ensure the competency of their personal and documented trainings provided based on their job classifications before being permitted access to the work site. Trainings shall include journal, कि जो कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर है उनको अपना जितना भी अमला है, जितना भी पर्सनल है, उसके क्रू मेंबर्स हैं, उन सबको उनकी जो रिक्वायर्ड और स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं वो सारी प्रोवाइड और करने के बाद विदाउट सबूत उनको साइट पे नहीं भेजना। अगर ट्रेनिंग्स हो भी गई हैं तो उनको बाकायदा उनके हाथ में उनके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने सेफ्टी ट्रेनिंग्स की हैं, जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग्स हैं वो की हैं। अब उसमें जर्नल ट्रेनिंग बता रहा है कि कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए साइट पे आने से पहले, जैसे कि सेफ्टी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, फिर जॉब स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी अगर वो वेल्डर है तो वेल्डर की ट्रेनिंग, फायर वॉच की ट्रेनिंग, जॉब कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये मतलब जनरल उसकी ट्रेनिंग्स साइट पे जाने से पहले लाजमी है। और उसके बाद फिर सर्टिफिकेशंस, अगर उसको कोई सर्टिफिकेशंस लाजमी है, जैसे कि ऑपरेटर है तो उसको अरामको का लाइसेंस अरामको की तरफ से सर्टिफिकेट लेना लाजमी है, या थर्ड पार्ट की तरफ से सर्टिफिकेट लेना लाजमी है वहाँ के रूल्स के हिसाब से। और अगर सऊदी गवर्नमेंट है, सऊदी में है कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है तो सऊदी गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए अगर वहाँ पे एप्लीकेबल है तो। और इसमें फिर वो GIs बता रहा है, GI 7025 यानी सर्टिफिकेशंस वाली जो GI है। और जैसे कि एग्जांपल फिर दे रहा है स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र है, स्कैफोल्डिंग की GI जो है वो 8.001 है, उसके हिसाब से उसके पास सर्टिफिकेशन होना लाजमी है। एडिशनल ट्रेनिंग फॉर पर्सनल हु परफॉर्म हाई रिस्क एक्टिविटी, जो हाई रिस्क एक्टिविटी करते हैं उनकी स्पेशल और एडिशनल ट्रेनिंग होती हैं, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, फायर वॉच जो होता है उसकी स्पेसिफिक और एडिशनल ट्रेनिंग होती है। आइसोलेशन, लॉकआउट, टैग आउट, वर्किंग ऑन नियर द एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उनकी ट्रेनिंग अलग से होती हैं। वर्किंग एट हाइट, लिफ्टिंग, रिगिंग, एक्सकवेशन, स्पेशलाइज्ड पावर टूल एंड इक्विपमेंट, हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस केमिकल वेस्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ETC, ये उनकी एडिशनल और स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं, ये भी होना लाजमी है। इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है जी जो सेफ्टी ओरिएंटेशन है, इसमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड है। जो से कोई भी वर्कर जो नया आता है या कोई भी जो स्टाफ मेंबर जो आता है किसी भी प्रोजेक्ट पे या किसी भी साइट पे किसी कंपनी में, तो उसको सेफ्टी ओरिएंटेशन होना लाजमी है।
उस सेफ्टी ओरिएंटेशन में ये अरामको की तरफ से जो स्टैंडर्ड है कि ये वाली जो रिक्वायर्ड हैं, ये वाली जो ट्रेनिंग्स हैं वो रिक्वायर्ड है। जैसे कि अलार्म्स एंड नोटिफिकेशंस, उसको पता हो कि कहाँ पे ये चीज़ें, जैसे अलार्म कहाँ पे हैं और नोटिफिकेशंस जो मिलते हैं वो कैसे और कहाँ से मिलते हैं, ये चीज़ें उसको पता होना चाहिए। असेंबली पॉइंट्स कहाँ पे हैं वो उसको पता होना चाहिए, यानी वेलफेयर फैसिलिटीज़ का उसको आइडिया होना चाहिए। बेसिक सेफ्टी रूल्स का पता होना चाहिए कि बेसिक सेफ्टी रूल्स क्या हैं। और उसके बाद ब्रेक एरियाज़, मतलब ब्रेक एरियाज़ कहाँ पे हैं, अगर आपने ब्रेक करनी है, स्मोक करनी है, आपने थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील कराना है तो कहाँ पे रुक सकता है, हर जगह पे नहीं रुक सकता, वो उसके लिए स्पेसिफिक एरियाज़ हैं। फिर एमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर, किस तरह एमरजेंसी को रिस्पांस करना है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, एवैक्यूएट कैसे करना है। फिर हीट स्ट्रेस प्रिकॉशंस, जहाँ पे जो समर के जो सीज़न होता है उसमें जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे हीट स्ट्रेस का ज़्यादा इशू होता है, वो उस मौसम को कैसे हैंडल करना है। हाइड्रोजन सल्फाइड का उसको आइडिया होना चाहिए, उसकी सेफ्टी की ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए। इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे करना है, प्रोसीजर जो है उसके क्या हैं, कौन कौन से पीपीज़ कहाँ पे यूज़ होने हैं और कौन कौन के स्पेसिफ़िक पीपीज़ हैं, कौन कौन से कॉमन पीपीज़ हैं जो उसने पहन के तो किसी एरिया में जाना है या काम करना है। स्मोकिंग रेस्ट्रिक्शंस एंड लोकेशंस क्या हैं, यानी स्मोक करना है तो उसके लिए जो डेजिग्नेटेड एरिया वहाँ पे ही जाना है। ट्रैफिक रूल्स क्या हैं वहाँ, अगर वो प्रीमिसेस के अंदर, वर्क प्रीमिसेस के अंदर या आरामको के जो प्रीमिसेस हैं उसके अंदर काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो उसके ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं ये उसको पता होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं उसकी। अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी साइंस एंड वार्निंग्स, वो सेफ्टी साइन और जो वार्निंग साइन लगे हुए हैं वहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको प्रॉपर होनी चाहिए। और वहाँ का जो वर्क परमिट सिस्टम है वो क्या है वो भी उसको पता होना चाहिए। नीचे नोट है जी, ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल मस्ट अटेंड ओरिएंटेशन प्रायर टू द एक्सेस ऑन साइट, ईच साइट हैविंग सेपरेट ओरिएंटेशन सेशन। कि अगर कोई प्रोजेक्ट, अगर एक ही कंपनी में आप 2-3 जगह पे प्रोजेक्ट पे जाते हो तो हर प्रोजेक्ट का अपना अपना ओरिएंटेशन सेशन है। ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट का ओरिएंटेशन सेशन आपने ले लिया तो दूसरे पे भी वही चलेगा, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वेरी करता है। तो ये ओरिएंटेशन में ये चीज़ें होना लाजमी है, ये लिमिटेड है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही होनी चाहिए, ये एक उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है। मे भी इसमें और भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस और वहाँ के जो ट्रेनर हैं या वहाँ का जो ट्रेनिंग मैट्रिक्स है उसके हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी, इसमें देखते हैं कि जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग, क्राफ्ट कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग जो है वो क्या क्या है, किसको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए होती है और कौन सी ट्रेनिंग्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं जो वर्कर को करनी लाजमी है। इसमें ये ट्रेनिंग्स दी गई हैं जैसे कि आइसोलेशन है, ब्लाइंडिंग है, नॉन डिस्ट्रिक्ट एनडीटी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, पेंटिंग एंड कोटिंग, स्कैफोल्डिंग, लेडर, वर्क एट हाइट, पाइप फिटिंग, प्लम्बिंग, पाइलिंग, बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS फर्स्ट एड जो होती है, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर, ये सारी ट्रेनिंग्स हैं जो स्पेसिफिक हैं। अगर कोई इसके रिलेटेड काम करता है तो उसके लिए अलहदा से एडिशनल ट्रेनिंग होना लाजमी है। अब्रेसिव ब्लास्टिंग है, एस्बेस्टास है, कैटरेज है, कंक्रीट है, क्रेन एंड रिगिंग है, डिमोलिशन है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वर्क परमिट, वर्क ओवर वाटर, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, गैस टेस्टिंग, हैंड टूल एंड पावर टूल की ट्रेनिंग्स हैं। ये सब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं। ये वर्कर्स को ओरिएंटेशन के अलावा ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जो ओरिएंटेशन में ट्रेनिंग बताई गई हैं वो हर मेंबर के लिए, हर वर्कर के लिए, हर स्टाफ मेंबर के लिए, चाहे वो मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, वर्कर है, कोई भी है, सुपरिटेंडेंट है, तो उसके लिए ओरिएंटेशन लाजमी है। लेकिन ओरिएंटेशन के बाद अगर वो वेल्डर है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं, वो उसका होना लाजमी है। अगर कोई ड्राइवर है उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं, गैस टेस्टर है, गैस टेस्टिंग की ट्रेनिंग्स हैं, तो ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स जो हैं वो उसको करना लाजमी है। नोट है जी, रिफ्रेशर ट्रेनिंग मस्ट बी डन पीरियोडिकली आर व्हेन नीडेड। जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसके जैसे कि सेमी एनुअल भी होती हैं, जो 3 मंथ के बाद और 6 मंथ के बाद भी होती हैं। ये डिपेंड करता है ट्रेनिंग मैट्रिक्स पर या कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि उनका क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी, फॉलोइंग दी सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन फॉर सेफ्टी सुपरवाइज़र एंड सेफ्टी ऑफिसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के और मोस्ट रिक्वायर्ड और इंक्वायर्ड टॉपिक
कि जो सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी सुपरवाइज़र है उनकी कौन सी सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए और उनकी कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग्स उसके लिए अलाउ हैं, किन ट्रेनिंग्स के बाद वो हायर किया जाता है या उसका क्या क्राइटेरिया। तो फॉर्मल सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस इंक्लूड 24 आवर्स मिनिमम ओशा, निबोश IGC लेवल 3, NSC नेशनल सेफ्टी काउंसिल, KSA एनी अदर इक्वलेंट ट्रेनिंग आर एजुकेशन अप्रूव्ड बाय सैपो। अच्छा, ये सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्राइटेरिया है कि उसके पास ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन ये चूँकि एडिशन 5th एडिशन है, इसमें उन्होंने अभी कुछ चेंजेस किए हैं। जो नेक्स्ट एडिशन आएगा उसमें रिटर्न में भी ये बाकायदा, जैसे कि इसमें 24 आवर वाला अभी 30 आवर हो गया। उसके बाद इसमें कुछ एक्सपीरियंस की भी कंडीशंस आई हैं। फ़िलहाल वो अभी इसमें रिटर्न नहीं मिला, लेकिन अभी जो क्राइटेरिया वो यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट, उसमें वो ये भी जो एक्सपीरियंस का मैटर है वो भी डाल रहे हैं, जैसे कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एटलीस्ट 5 साल आपने वर्क साइट पे स्पेंड किए हों, तब आपको आरामको हायर करती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर इंश्योर जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग फॉर सेफ्टी सुपरवाइज़र और सेफ्टी ऑफिसर सच एज़, फिर उनकी भी आगे जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग है सेफ्टी सुपरवाइज़र और सेफ्टी ऑफिसर्स की, जैसे कि दी जॉब स्पेसिफिक CSSP एंड HIP। जो HIP और CSSP होता है ये जॉब्स के रिलेटेड होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी साइट पे चल रही हैं, उनकी कौन कौन सी HIP मतलब हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान कि वो मतलब वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही हैं और उनके अगेंस्ट कौन कौन सी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उसको सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर की क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उनको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हैज़र्ड एंड सेफ वर्क प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद द जॉब, ये भी सब उनको आइडिया होना चाहिए। रेलिवेंट सेक्शन ऑफ दी सऊदी अरामको सेफ्टी हैंडबुक, ये सेफ्टी हैंडबुक है जिसमें अरामको ने अपने बड़े कंक्लूड करके स्पेसिफाई करके और कंसाइज करके अपने कुछ रूल्स लिखे हैं। ये तकरीबन 90 पेजेस पर ये मुश्तमिल है ये बुक। वो हैंडबुक भी इसको कहते हैं, मतलब इस छोटे साइज़ में आप अपने पॉकेट में डाल के तो साइड पर लेके जा सकते हैं। तो इसका भी आइडिया होना चाहिए, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। और CSM ये जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं ये बाकायदा उसको इसकी हर चीज़ की, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस का, हर असूल का पता होना चाहिए। इंजरी इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे करना है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, ये भी उसको ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए लाजमी। एप्लीकेबल एमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर, जो रिस्पांस प्रोसीजर्स हैं इनका भी आइडिया होना चाहिए। फिर उसको फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग होना लाजमी है, वो फ़र्स्ट एड सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। नोट है नीचे जी, सेफ्टी स्टाफ शैल नॉट बी असाइंड फॉर ड्यू रोल, वही कि सेफ्टी स्टाफ जो है वो एक ही जॉब कर सकता है। अगर वो सेफ्टी ऑफिसर है तो वो सेफ्टी ऑफिसर की जॉब भी करेगा, अगर सुपरवाइज़र है तो वो सुपरवाइज़र की ही जॉब करेगा, ड्यूल रोल नहीं कर सकता एक टाइम में। उसके बाद हमारी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ जो कंपनी की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से होती हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर को ये मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी लाजमी है। कॉन्ट्रैक्टर शैल इंश्योर द फॉलोइंग मेडिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर एम्प्लॉइज एज पर सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सऊदी अरेबियन लेबर लॉ एंड अरामको स्टैंडर्ड। यानी इसमें सऊदी अरामको का जो लेबर लॉ है, जो सऊदी अरामको के जो रूल्स हैं वो भी उसको फॉलो करने हैं कॉन्ट्रैक्टर को, फिर जो सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो भी फॉलो करने हैं। सऊदी अरामको की जो GI है 150.002 ये मेडिकल के रिलेटेड है, इसके मुताबिक उसको रूल्स फॉलो करने हैं। और मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स MMSR, ये उसके अरामको का जो रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है वो उसको फॉलो करने हैं। फर्स्ट एड एंड BLS रिक्वायरमेंट, it shall be in strict compliance with the minimum requirements that contractor shall provide and maintain adequate first aid suppliers to all their employees and support and subcontractors employees at all work locations with following requirements as per GI। ये GI है इसके मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट उसने अरामको के हिसाब से पूरी करनी है। अब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि एग्जांपल दे रहा है कि लेस दैन 50 वर्कर प्रोवाइड 10 यूनिट फर्स्ट एड किट कैबिनेट। यानी अगर 50 से कम है, ये जो वर्ड मैटर करता है लेस दैन 50, अगर 50 से कम वर्कर हैं कंपनी में, चाहे वो डे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनको उनकी साइट पर
10 यूनिट यानी 10 यूनिट जो कैबिनेट होता है जिसके अंदर 10 आइटम होती हैं वो फ़र्स्ट एड बॉक्स देना लाजमी है। उसके बाद अगर 50 से ज़्यादा हैं तो उसको वहाँ पे 36 यूनिट वाला कैबिनेट देना लाजमी है। इफ़ लोकेशन डिफरेंस इज़ मोर दैन 300 मीटर, अगर एक ही लोकेशन और दूसरी लोकेशन के दरमियान 300 मीटर से ज़्यादा फासला है तो वो 2 क्रू मेंबर गिने जाएंगे। वो वहाँ पे सेपरेट उनको फैसिलिटी देनी है। सेपरेट फर्स्ट एड किट कैबिनेट मस्ट प्रोवाइडेड। 3 मीटर ये डिस्टेंस आपने याद रखना है। फर्स्ट एडर मस्ट बी असाइंड ऑन ईच एंड एवरी फर्स्ट एड किट कैबिनेट। जो फिर फर्स्ट एड कैबिनेट होता है, जो फर्स्ट एडर होता है उसके पास एक फर्स्ट एड किट होनी लाजमी है। साइंस नोटिस शैल बी पोस्टेड नियर ईच फर्स्ट एड कैबिनेट स्टार्टिंग द फॉलोइंग। जो फर्स्ट एडर है साइड पे या जो फर्स्ट एड किट है उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन होना लाजमी है, जिसके ऊपर उसका नाम होना चाहिए, हॉस्पिटल जो वहाँ पे करीब जो फैसिलिटी पड़ती है और उसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, जो टेलीफोन नंबर वहाँ पे होना चाहिए डॉक्टर का या फर्स्ट एडर का नंबर होना चाहिए। एमरजेंसी अगर कोई मेजर एमरजेंसी बन सकती है तो उसका नंबर भी होना वहाँ पे लाजमी है। 1 4-wheel drive vehicle with required first aid stock shall be readily available for those crew who working in remote areas with certified first aider। क्या अगर आप ज़्यादा दूर सिटी से दूर या किसी रिमोट एरिया में काम करें, डेजर्ट में काम करें, तो वहाँ पे एक 4 व्हील ड्राइवर गाड़ी के साथ एम्बुलेंस के साथ मौजूद होना लाजमी है, और वो बाकायदा फर्स्ट एडर उसके साथ जो सर्टिफाइड फर्स्ट एडर है वो भी साइड में होना लाजमी है। फर्स्ट एड मेडिकल लॉग बुक शैल बी मेंटेन ऑन डेली बेसिस। जो हर किट जो मिलती है आपको फर्स्ट एड की उसमें लॉग बुक आपको डेली बेसिस पे, ये फर्स्ट एडर का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली बेसिस पे आपको मेंटेन करना है। अगर उसमें कोई कम है तो कोई यूनिट कम हो गया तो उसको आप वहाँ से कंपनी से कह के पूरा करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर शैल प्रोवाइड AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एट ईच साइट विद ट्रेंड ऑपरेटर। अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी हो जाती है साइट पे तो वो ये ऑपरेटर होना लाजमी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जी वर्क साइट मेडिकल फैसिलिटीज़। वो तो फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ थी, अब मेडिकल फैसिलिटीज़ बता रहा है। क्लिनिकल मेडिकल डिज़ाइन फैसिलिटी MDF शैल बी प्रोवाइडेड इफ़ एम्प्लॉइज़ आर मोर दैन 50। अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं तो ये फैसिलिटी होना लाजमी है। कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज़ सब कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज़ रिगार्डलेस ऑफ डे एंड नाइट शिफ्ट, यानी 50 वर्कर होने चाहिए, चाहे वो डे में काम कर रहे हैं चाहे वो नाइट में काम कर रहे हैं, तो उनको ये फैसिलिटी MDF फैसिलिटी देना लाजमी है। इफ़ सपो अप्रूव्ड इन राइटिंग MDF नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस स्टाफ। अगर आपका कोई ऑफिस स्टाफ है या ऑफिस मोस्टली जो होते हैं वो सिटी के पास ही होते हैं, जो सिटी में ऑफिस हैं, अगर वहाँ पे अगर आपको जो सऊदी अरामको का प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट टीम है वो अगर आपको इजाज़त देती है तो आप ये रिक्वायरमेंट अगर वो कहती है कि नहीं आपको, तो फिर आप ना भी रखें तो कोई बात नहीं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि इफ़ 24/7 हॉस्पिटल अवेलेबल इन 10 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस, कि आपके ऑफिस के करीब जो है वो 10 मिनट की दूरी पर एक हॉस्पिटल होना चाहिए जो 24/7 काम करता हो। एमरजेंसी रिस्पांस प्लान ERP विद जियोग्राफिकल लोकेशन शैल पोस्टेड एट वर्क साइट, कि ERP जो है वो हर जगह पे, अगर आपकी हर साइट पे वहाँ पे पोस्टेड होना लाजमी है। All safety facilities must be inspected and audited by 4 using or at least, जो भी आपके पास फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है मेडिकल की, एक तो डेली बेसिस पे उसकी लॉग मेंटेन करनी है, दूसरा उसको आपने यूज़ करने से पहले इंस्पेक्ट करना है, और तीसरा कुछ ऐसे आपके पास इक्विपमेंट या कोई भी ऐसी फैसिलिटी है जो मतलब लॉन्ग टर्म भी चल सकती है तो एटलीस्ट उसको 3 महीने में एक बार ज़रूर इंस्पेक्ट करना और अपडेट करना है, ऑडिट करना है। The contractor ensure the hiring staff certification training necessary experience and licensing requirement as per Saudi Arabia government, MOH Ministry of Health, Saudi Council for Health Specialist and MMSR। मतलब जो आपके पास स्टाफ है, नर्स है या आपके पास डॉक्टर है, उसका जो ट्रेनिंग्स और उसकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो सऊदी गवर्नमेंट और जो सऊदी गवर्नमेंट है या जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके मुताबिक उसकी सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग होना लाजमी है। ये था हमारा आज का लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हमने जो टॉपिक्स पढ़े मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होंगे। अब हम लेक्चर 4 में जो पढ़ेंगे उसका टीज़र देखते हैं कि हम लेक्चर 4 में क्या पढ़ेंगे। लेक्चर 4 के टॉपिक होंगे हमारे इंशाल्लाह जी कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी प्रोग्राम, CSSP जो डॉक्यूमेंट हमने पीछे पढ़ा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आता है सेफ्टी सुपरवाइज़र और सेफ्टी मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर की, कि उसको ये डॉक्यूमेंट
का इंफॉर्मेशन होना, इन डॉक्यूमेंट को पढ़ना लाजमी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट HIP और CSSP हम देखेंगे क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या मौजूद होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव देखेंगे, ये कौन कौन सा PP चाहिए। वर्क परमिट सिस्टम देखेंगे क्या क्या है, कौन कौन सा परमिट है। हीट स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्टॉप वर्क अथॉरिटी पढ़ेंगे। स्टॉप वर्क आपने देखा है कि कोई भी आप साइट पे अगर अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट देखते हैं तो उसको आप वर्क को स्टॉप कर सकते हैं, वो इसमें पढ़ेंगे हम। लैंड यूज़ परमिट क्या होता है, LUP, एक फेमस टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि LUP ये क्या चीज़ होती है, ये पढ़ेंगे लेक्चर 4 में। डस्ट कंट्रोल, डस्ट कंट्रोल देखेंगे, डस्ट कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि डस्ट कंट्रोल क्या चीज़ है। हाउस कीपिंग, मेन जो हमारा बेसिक जो हमारी इंफॉर्मेशन है हाउस कीपिंग के रिलेटेड वो देखेंगे। ये हमारा लेक्चर 4 इंशाल्लाह ताला लेक्चर 4 में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तक हम लेक्चर 4 में जो CSAR का वॉल्यूम, CSM का वॉल्यूम 1 CSAR है, अभी तक हम लेक्चर 4 तक वही पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला लेक्चर 5 में हम देखेंगे कि अगर हमारा लेक्चर 4 तक ये CSAR कवर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर लेक्चर 5 में हम CSAR ही कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड जो हमने अरामको की तरफ से पढ़े हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे। थैंक यू जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।